तो वहीं शिवसेना विधायक मनीषा कायंदे ने उद्धव गुट पर गंभीर आरोप लगाए। सुनिए। दिशा सैलियन के पिताजी पहली बार कोर्ट गए हैं। अब तक उनके फैमिली मेंबर आज तक उन्होंने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया था और पहली बार वो कोर्ट गए हैं। और हम किसी का भी नाम नहीं ले रहे, मगर उनकी मृत्यु, दिशा सैलियन की मृत्यु, ये एक आत्महत्या थी या कोई साजिश थी, ये पता चलना चाहिए, इतनी हमारी मांग है। तर ठीक आहे, त्यांनी रिसर्च कोर्टात अर्ज केलाय, त्याची कॉपी रिसर्च त्याची काय असेल ती कारवाई होईल. पण जे औरंगजेबासारखे विषय, त्याच्या कबरीचे विषय जे काढले जातात ते सातत्यानं लोकांचं लक्ष दुसरीकडे कसं नेता येईल, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, स्थानिक तुमचे लॉ अँड ऑर्डरचे प्रश्न कसे बाजूला पडतील, महागाईचा प्रश्न कसा बाजूला पडेल, पोलीस भरतीचा प्रश्न कसा बाजूला पडेल, असे अनेक प्रश्न बाजूला, त्याच्या लोकांना त्याचा या प्रश्नाचा विसर पडावा म्हणून औरंगजेबाच्या कबरीचा विषय त्यांनी खोदून काढतायत. दिशाच्या वडिलांकडून त्यावेळेच्या मुंबई पोलिसांवर सुद्धा आरोप केले याचिकेत. ठीक आहे ना, त्याची एसआयटी ऑलरेडी त्याची चौकशी चालू आहे. चौकशी 2022 मध्येच एसआयटी बसवली होती. त्या एसआयटी मध्ये काय आलं ते तुम्हाला कळेल. ते राजीनामा देऊन आदित्य ठाकरेंनी या संपूर्ण को सुन रहे थे आप, जो पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी बात रख रहे थे. अब खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं नागपुर हिंसा की. नागपुर में हिंसा फैलाने वाले आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है. नागपुर पुलिस ने इस मामले में किसी भी दोषी को न बख्शने का फैसला किया है. आखिर कहां तक पहुंची नागपुर के हिंसा की केस, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए. देशद्रोह की कलम 30/25 में लगी है, जिसमें उसका भी नाम है. नागपुर हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस केस में चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है. एक तरफ जहां दंगे का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया, तो दूसरी तरफ ये भी साफ हो गया कि नागपुर को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश दंगाइयों ने पूरी प्लानिंग के साथ कर रखी थी और हिंसा की चिंगारी भड़काने के लिए सोशल मीडिया को बकायदा एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया. और जो 4 कल देर रात एफआईआर दर्ज की गई है, उसके सेक्शंस पर जब आप नजर डालेंगे तो उसमें बीएनएस की धारा 152 इंपोज की गई है, जो कि देशद्रोह है. उस धारा के अंदर अगर भारत की एकता अखंडता को आप नुकसान पहुंचाएंगे या यूं कहे कि दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे, सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, तो कहीं ना कहीं 152 इंपोज किया जाएगा. और उस एफआईआर में आप देखेंगे कि बीएनएस की जो धारा है 152, वो खासतौर पर इंपोज की गई है. और एफआईआर के नीचे तकरीबन 6 ऐसी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया आईडी का जिक्र किया गया है, जिनके जरिए भड़काने वाले पोस्ट जो है वो किए गए. और यही कारण है कि साइबर यूनिट ने कल 4 एफआईआर अलग से दर्ज की. अब इस मामले में कुल 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी है. पुलिस के पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि नागपुर में हिंसा फैलाने की साजिश पूरी प्लानिंग के साथ रची गई और दंगा ब्रिगेड ने इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने और लोगों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया. यही वजह है कि अब नागपुर पुलिस के साथ साथ साइबर सेल भी इस केस की जांच में एक्टिव हो गई है. नागपुर पुलिस ने इस मामले में अब तक जहां 10 एफआईआर दर्ज किए, तो वहीं साइबर सेल ने भी इस केस में 4 एफआईआर दर्ज किए हैं, जबकि अब तक जांच के आधार पर 200 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है. लेकिन ये जांच यही नहीं रुकने वाली, क्योंकि पुलिस के रडार पर वो 1000 लोग भी हैं जो दंगाग्रस्त इलाकों में उत्पात मचाने सीसीटीवी में कैद हुए. नागपुर पुलिस इस केस की जांच को लेकर कितना सख्त रुख अपना चुकी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पुलिस ने अपनी दूसरी एफआईआर में आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह की धाराएं भी जोड़ दी है. दंगाइयों की नागपुर को दहलाने की साजिश कितनी सुनियोजित तरीके से रची गई थी, इसका इशारा जांच में सामने आए 172 वीडियो लिंक से भी हो रहा है, जिसमें दंगाइयों ने सोशल मीडिया हैंडल से न सिर्फ अफवाह फैलाने के मकसद से फर्जी वीडियो बनाए, बल्कि उसे अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट भी किया. बीएनएस सेक्शन 152 जो हमने इम्पोज किया है, उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं, लेकिन हमारे से जो रेलेवेंट है वो 2 चीजें हैं. एक तो आर्म्ड एग्रेशन को प्रमोट करना और दूसरा सबवर्सिव एक्टिविटी को प्रमोट करना. तो इसमें जो वायलेंस हुआ था, पुलिस के खिलाफ में जो वायलेंस हुआ था, उसके वीडियोस को इन लोगों ने कट करके और उसके साथ में इस प्रकार का उन्होंने मैसेज दिया है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल सर तन से जुदा, नागपुर में जो हुआ वो सही हुआ, ऐसा हर जगह होना चाहिए. 6+ लोगों को हमने उसमें एफआईआर में डाला है, लेकिन अभी और भी ऐसे पोस्ट हैं जिनको हम लोग स्टडी कर रहे हैं. जाहिर
है कि नागपुर हिंसा की जांच हर एंगल से की जा रही है। पुलिस के रडार में वो तमाम लोग हैं जिन्होंने नागपुर में दंगे की चिंगारी भड़काई। पुलिस का संदेश साफ है, दंगा भड़काने वाले गद्दार देसी हो या बांग्लादेशी, वो कानून के शिकंजे से बचेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बांग्लादेश कनेक्शन और अब एक्शन लिया जा रहा है, लगातार जांच पड़ताल जारी है। इस बीच रिपब्लिक भारत की टीम हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के ठिकाने पर पहुंची। देखिए, नागपुर हिंसा मामले में जिस फहीम खान को गिरफ्तार किया गया है, उस फहीम खान के घर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। आप ये घर देख रहे हैं, तकरीबन 2 मंजिला ये जो घर है वो यहाँ पर बना हुआ है और इस घर के बाहर आप देखेंगे एजुकेशन सोसाइटी का बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड पर आप अगर जूम करके अगर मेरे विजय दिखाएं तो फहीम खान का नाम, उनका मोबाइल नंबर भी आपको नजर आ जाएगा। फहीम खान इसी घर पे रहता है। ये घर दरअसल आप यहाँ पर जो घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, संजय बाग कॉलोनी ब्लॉक ए, प्लॉट नंबर 53 से 60 तक के सारे यहाँ पर है और ये जोन क्रमांक 7 है। ये फहीम खान का घर है। फहीम खान पर हिंसा भड़काने के आरोप है। फहीम खान के ऊपर एलिगेशन है कि जिस जगह हिंसा हुई वहां पर वो अपने 60 से 70 समर्थकों के साथ वहां पर पहुंचा और कहीं ना कहीं फहीम खान एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि माइनॉरिटी जो पार्टी है उससे जुड़ा हुआ था और उसी को देखते हुए भीड़ को इकट्ठा करना और हिंसा बढ़ाने के जो आरोप फहीम खान पर लगे उसको देखते हुए गिरफ्तारी जो है वो की गई है। फहीम खान का परिवार अंदर मौजूद है, कोई भी बात करने को अभी तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो एविडेंस मिल रहा है उस बेसिस पे पूछताछ की जा रही है। फहीम खान 21 जो तारीख तक कस्टडी में है, पुलिस पूछताछ कर रही है। 2 फोन फहीम खान के हैं, उनकी जांच जो है साफ तौर पर की जा रही है ताकि जो सच है वो सामने आ सके। विजय अभिषेक के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, नागपुर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर औरंगजेब के हमदर्दों को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब के हिमायतियों को देशद्रोही तक बता दिया है और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। जिस औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो गई थी, वही औरंगजेब 318 सालों बाद फिर सियासत में जिंदा हो गया। औरंगजेब की कब्र पर मची सियासत को देखकर ऐसा लगता है कि औरंगजेब ने इतिहास से निकलकर वर्तमान में जगह बना ली है। औरंगजेब की कब्र पर ऐसा कोहराम मचा कि एक तरफ औरंगजेब के हिमायती हैं तो दूसरी तरफ औरंगजेब को क्रूर शासक बताने वाले लोग। और औरंगजेब को क्रूर आक्रांता बताने वालों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर एक बार कहा है कि औरंगजेब आक्रांता था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी आक्रांता का महिमा मंडन करना देशद्रोह है और भारत किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि औरंगजेब ने भारतीय संस्कृति को रौंदने का काम किया और ऐसे आक्रांता का महिमा मंडन करना ठीक नहीं है।